नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं आधार क्लासेज में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जाना कि भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या हैं, भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है और भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। हमने तीनों दृष्टिकोण पर चर्चा की और हमने देखा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा कहां कहां बोली जाती है, हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, कब यह राजभाषा बनी, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। इस बारे में हमने कल वीडियो में चर्चा की थी। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है व्याकरण। क्या स्टार्ट करना है? व्याकरण स्टार्ट करना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हिंदी भाषा को हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले व्याकरण, दूसरा नंबर है आपका शब्दकोश या वोकैबुलरी बोल सकते हैं हम इसको, वोकैबुलरी है। तो व्याकरण हो गया, वोकैबुलरी हो गया, और तीसरा पार्ट जो हिंदी का है वो है साहित्य। कौन से लेखक ने कौन सी रचना लिखी है और कौन से काल को क्या कहा गया, ये सब साहित्य वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं और व्याकरण में हमें देखना है कि व्याकरण होती क्या है, व्याकरण क्या होती है। देखिए, सामान्य शब्दों में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हिंदी भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण कहलाता है, हिंदी भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम ग्रामर बोलते हैं। देखिए, लेकिन अगर हमें बिल्कुल एक सही ढंग से इसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम उसमें लिखेंगे कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण या शुद्ध प्रयोग के बारे में जानते हैं। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं? शुद्ध लेखन के बारे में, शुद्ध उच्चारण के बारे में और शुद्ध प्रयोग के बारे में। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक बात है। व्याकरण किन शब्दों से मिलकर बना है? व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी, आ और करण। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए व्याकरण में, व्याकरण शब्द में कौन से उपसर्ग जुड़े हैं? तो एक उपसर्ग जुड़ा है वी और एक उपसर्ग जुड़ा है आपका आ। उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, वो आगे चर्चा होंगी उसकी, आप टेंशन ना लें। ठीक है, बस मैंने आपको एक चीज बताई है कि साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, और मेरी जितनी भी वीडियो होंगी सबके आपको नोट्स बनाने हैं। फिर देखना आप, जब आपके हिंदी कंप्लीट हो जाएंगे फिर फर्क देखना आप। ठीक है, बेस से लेके और एडवांस तक मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो व्याकरण में हमने जाना 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी और आ, इसमें 2 उपसर्ग हैं। और व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है। सही बात है। अब बात है कि भाई व्याकरण को हम कैसे कैसे बांटकर पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। तो व्याकरण को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो आएगा आपका सबसे पहले वर्ण विचार। क्या आएगा भाई? वर्ण विचार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वर्ण विचार आएगा। वर्ण के बाद आ जाएगा आपका शब्द विचार। क्या आ जाएगा? शब्द विचार आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, तो व्याकरण को हम कितने पार्ट्स में बांट कर पढ़ते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन सा हो गया? वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, और तीसरा हमारा होगा वाक्य विचार। तीसरा हमारा क्या होगा भाई? वाक्य विचार होगा। ठीक है, हम लोगों ने 3 चीजें जानी है। 3 चीजें जानी है कि व्याकरण कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है कि जिससे हम शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग को जान सकते हैं। और व्याकरण को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आपका पूरा का पूरा व्याकरण इन तीनों टॉपिक पे खत्म है।
ठीक है, समास, संधि, मुहावरे वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, मुहावरे तो आपका वोकैबुलरी में चले जाएंगे, तो समास हुआ, संधि हुआ, रस, छंद, अलंकार सब यहां ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इन 3 चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अगला कोई एक टॉपिक उठा लेता हूं इनमें से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे साथियों? अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। बिल्कुल ध्यान यही रखना है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, मेरा दावा है। बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन किसी तरह का आपके दिमाग में नहीं रहेगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा। आप कहीं भी चेक कर लेना, कहीं बुक में चेक कर लेना, कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा। कोई सी भी बुक चेक कर लेना आप, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए वर्ण विचार। जब हम वर्ण विचार पढ़ेंगे तो एकदम हमारे दिमाग में बात आएगी वर्ण क्या है, वर्ण क्या है। तो तुरंत मैं आपसे कहूंगा कि हिंदी भाषा की नहीं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हिंदी भाषा नहीं, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है वर्ण। सबसे छोटी इकाई का क्या मतलब हुआ भाई? सबसे छोटी इकाई का मतलब हुआ कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो वर्ण कहलाता है। क्लियर है? देखो कोई सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है, ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तोड़ दिया, राम अलग कर दिया, स्कूल अलग कर दिया, जाता अलग कर दिया, है अलग कर दिया, कर दो इनको अलग अलग कर दिया, बात खत्म, टूट गया, सेंटेंस तो टूट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सेंटेंस टूट रहा है, तो सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे शब्द, वाक्य किस में टूटा? शब्दों में टूटा। क्या शब्द टूट सकते हैं? आइए देखते हैं। राम, रे ऐसे ही, आ, मैं, ए। ये अभी बताऊंगा मैंने आधा रे क्यों लिखा है, ये क्या लगाया है, ये सब आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने देखा वाक्य शब्दों में टूटा, और शब्द जो है किस में टूटे? शब्द टूटे वर्ण में। शब्द किस में टूटे? शब्द टूटे भैया वर्ण में। किस में टूटे शब्द? शब्द टूटे हैं जी आपका वर्ण में। सही बात है। अब क्या हम शब्द को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुई सबसे छोटी इकाई। क्या हुआ? ये हुई सबसे छोटी इकाई। सही बात है। वाक्य शब्दों में टूटे, शब्द वर्ण में टूटे। क्या वर्ण टूट सकते हैं? नहीं टूट सकते। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, चलो तो अब हम वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं वर्ण क्या होता है। देखिए वर्ण, वर्ण में हमने डेफिनेशन में लिखा कि वर्ण क्या होता है। तो मैंने कहा आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन उसने कह दिया कि ये बताओ, उसने कहा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बताओ। हां, अब दिक्कत आ गई भाई। दिक्कत क्या आ गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण थी, लेकिन जैसे ही उसने यह शब्द जोड़ दिया, जैसे ही उसने सार्थक शब्द जोड़ दिया, तुरंत समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी उसने। सार्थक मतलब, अब एक बात बताओ, वर्ण है, ए है, आ है,
क्या ये सार्थक हैं? कोई अर्थ है इनका? नहीं, निरर्थक हैं, सार्थक नहीं है। अगर आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वही शब्द। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो तुरंत आप लोगों को कहना है वो होती है शब्द। सही बात है। आगे चलते हैं। इसने पूछ लिया भैया बताओ भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर जिसमें भाव का अर्थ हो, जिसमें भाव का पता चले, तो भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तुरंत समझ जाना। अगर आपसे पूछे भाषा में भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो आप तुरंत बोलेंगे भैया वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य। तो आपको तीन चीजें समझ में आई होंगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? वाक्य। कौन सी हुई? वाक्य। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी रहने दो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अभी दो चीजें मैं और बताने वाला हूं। देखिए, वर्ण तो हमने पढ़े। अधिकतर बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि वर्ण, ध्वनि और अक्षर तीनों को एक बताया जाता है भी एक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मामूली थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। क्या? आपसे पूछ पूछा भाषा की सबसे छोटी, ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? अब समझ जाना। देखिए, वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है लिखित रूप। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है लिखित रूप। लेकिन यहां पर इसने मौखिक पूछा है, मुंह से बोले जाने वाली, लिखने वाली बात नहीं करी है। अगर लिखने वाली बात आ जाती है तो तुरंत समझ जाना वर्ण भैया। अगर आपको पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तुरंत लगा देना ध्वनि। तुरंत क्या लिख देना है? ध्वनि लिख देना है। तो आपको देखो, अधिकतर आपने यहां से एक क्वेश्चन पढ़ा होगा बार बार, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होती है। बात खत्म हो जाती है यहां पर ही, यहां से आगे आप लोग नहीं सोचते। लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है आजकल, थोड़ा सा तेज बनने की कोशिश कर रहा है, बच्चों से हमेशा ही आगे रहता है वो। अब आपने तो पढ़ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सब जगह किताबों में लिखा हुआ है, नोट्स में सब जगह लिखा हुआ है भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन अगर आपसे कहे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो शब्द सार्थक इकाई। अगर आपसे पूछे भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, और आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक, क्या लिखा हुआ है? मौखिक इकाई कौन सी है, तो वो होती है ध्वनि। इतनी बात आप लोग समझे। वर्ण और ध्वनि एक ही बात है। फर्क क्या है? वर्ण को लिखित रूप होता है और ध्वनि क्या होती है? मौखिक रूप होता है। मैंने कुछ चीज बोली, मैंने बोला ए, वो है ध्वनि, लेकिन उसी को मैं लिख दूं ए, लिखा हुआ रूप जो है वो क्या है? वो वर्ण है। क्लियर बात है? इतनी बात समझ में आई कि वर्ण क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो लिखित तो भैया वर्णी तो है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्णी है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। और आपसे अगर पूछे
व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो वाक्य होता है। ये आपको भी ध्यान रखना है। भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, वो होता है वाक्य होता है। ठीक बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वर्ण हो गया, फिर बात आती है भैया वर्णमाला। यह वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है? अब एक बात बताओ, जैसे मोतियों की माला होती है उसी तरह यहां पर वर्णों की माला का जिक्र है। किसका जिक्र है? वर्णमाला का। ठीक है, तो हम बिल्कुल सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भैया वर्णों का जो सुव्यवस्थित क्रम होगा, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम, सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अर्थात वर्णों को एक अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित का मतलब अच्छे से व्यवस्थित करके, वर्णों को अच्छे से व्यवस्थित करके जब हम सजाएंगे तो वो किसका रूप ले लेगी? वो वर्णमाला का रूप ले लेगी। वो किसका रूप ले लेगी? वो किसका रूप ले लेगी? वर्णमाला का रूप ले लेगी। ठीक बात है। चलो बात आ गई, अब वर्णमाला को जान लेते हैं। अब वर्णमाला को जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। मैंने बता दिया वर्णमाला क्या होती है। वर्ण का सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। लेकिन वर्णमाला के कितने अंग होते हैं? वर्णमाला किन किन से मिलकर बनी है? आइए जानिए। वर्णमाला के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है। हां, आपसे क्वेश्चन पूछे, बताइए वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आप बताएंगे जी 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। आपसे पूछता है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे जी 52 होते हैं, 52 होते हैं। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। यहां से आपसे क्वेश्चन को नहीं पूछा जाने का, ना कभी पूछा गया है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, हां, यह पूछा जाता है कि जी ये तो हो गए लेखन के आधार पर, ये तो हो गए आपके लेखन के आधार पर हो गए। 52 किसके आधार पर हैं? लेखन के आधार पर हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण होते हैं 45 वर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसा माना गया है कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 और उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या। देखिए ये चीजें आपको कुछ किताबों में मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। किसी में हो सकता है 44 हो, किसी में 46 हो। आगे हिंदी में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो विवादास्पद है। मतलब इसमें थोड़ा सा आपको विवादित हो सकता है कि जो आप भी बोलोगे जी हमने तो ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। लेकिन जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं, आप मेरे पे विश्वास करके चलना। और जो ऐसे विवादित क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 और उच्चारण के आधार पर 45। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि वर्णमाला के 3 अंग होते हैं। वर्णमाला के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है भैया स्वर। कौन सा होता है? स्वर। एक होता है व्यंजन। एक क्या होता है? व्यंजन। और अगला होता है आपका अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक बात है। वर्णमाला के 3 अंग होते हैं, या ये कह सकें कि इन 3 चीजों से मिलकर पूरी वर्णमाला बनी है। वर्णमाला का निर्माण इन 3 चीजों से हुआ है। ठीक है भाई, 52 तो होते हैं हमको पता है, लेकिन स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं? तो भैया देख लो एक बार। स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन होते हैं कितने? टोटल व्यंजन होते हैं 39। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 39। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को,
व्यंजन 39 तो होते हैं, लेकिन अगर कभी आपसे पूछता है कि मूल रूप से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 33 होते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन जो होते हैं 39 होते हैं, लेकिन अगर मूल रूप से आपसे पूछता है 33। देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा किसी भी तरह का, टेंशन ना लें, बेफिक्र होके मेरे से पढ़ते रहें। और इसके अलावा आप किताब दूसरी मत खोलना, कोई नोट्स मत देखना, कंप्लीट चीजें मिलेंगी आपको, आप देख लेना। आपका कम से कम 3 या 4 वीडियो में पूरा वर्णमाला खत्म होगा, आप देख सकते हैं। स्वर 11, व्यंजन 39, और मूल रूप से अगर पूछता है तो कितने हो गए? 33। अयोगवाह की कुल संख्या होती है 2। अयोगवाह की कुल संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 2 हो गई। ठीक है, तो 11, 39, 50 और 2 52। तो 52 वर्ण आपको मैंने गिना दिए कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं, और अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। सही बात है। हमने ऊपर यह पढ़ा था कि भाई लेखन के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं। तो ये जो मैंने 52 बताए, ये लेखन के आधार पर तो बताए, लेखन के आधार पर ही तो बताए हैं। तो इसका मतलब अब हम पूछेंगे जी बताओ उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण और करो इनका, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण और करो। तो मैंने कर दिया, लेखन के आधार पर स्वर 11 होते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। व्यंजन 39 होते हैं लेखन के आधार पर, लेकिन अगर हमसे पूछता है कि व्यंजन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 35 होते हैं। ठीक है, अयोगवाह को नहीं गिना जाता इनमें उच्चारण के आधार पर। तो कितने हो गए? 10 और 35, 45 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो स्वर लेखन के आधार पर 11, उच्चारण के आधार पर 10, व्यंजन लेखन के आधार पर 39, उच्चारण के आधार पर 35 और अयोगवाह 2। तो कितने हो गए टोटल? लेखन के आधार पर 52 और उच्चारण के आधार पर 10 और 35, 45। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, हाँ, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, चाहे बुरी लग रही हो चाहे उसको अच्छी लग रही हो, कोई मेरी गलतियां हो, आराम से आके मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में आए और मुझे बताएं। ठीक है, हो जाती है कभी कभी, आपको ऑनलाइन माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, सामने अगर आप सामने हो तो गलतियों का पता चल जाता है। तो अगर मेरे से कोई गलतियां भी हो जाती हैं ना, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि वर्णमाला, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम होता है। वर्णमाला के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब क्या काम करना है हमको? अब एक टॉपिक उठा लीजिए, कौन सा? स्वर, और हम स्वर को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर, अंग्रेजी में इनको वोवेल्स बोलते हैं। ठीक है, वोवेल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो स्वर होते क्या हैं? ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। सही बात है? ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देख लो। आपने सुना होगा प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो प्राणवायु कहलाती है। ठीक है, तो हम इसकी एक डेफिनेशन ऐसे भी ले सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, प्राणवायु में मुंह के अंदर कहीं रुकावट नहीं आती है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से प्राणवायु निकल जाती है, तो वो क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। तो इसकी 2 डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी देखेंगे? एक तो ये देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात जो यहां लिख देते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? इसे किसी को आप हटा दीजिए यहां से। वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो वर्ण क्या कहलाता है? वो वर्ण क्या कहलाता है भाई? वो वर्ण स्वर कहलाता है। वो वर्ण स्वर कहलाता है। वो वर्ण स्वर कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण का, ऐसे वर्ण का उच्चारण करते समय, या कोई वर्ण है उसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या कहलाता है? वो वर्ण क्या कहलाता है? वो वर्ण क्या कहलाता है भाई? स्वर कहलाता है। वो वर्ण क्या कहलाता है? वो वर्ण स्वर कहलाता है। वो वर्ण स्वर कहलाता है। एक चीज और भी लिख सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं भाई। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने का क्या मतलब है? कि जो हमारी प्राणवायु होती है, जब हम इन वर्णों को बोलेंगे, स्वरों को बोलेंगे, तो जो हमारी प्राणवायु होती है वो किसी बिना अवरोध के बाहर आती है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं टकरा कर आएगी, मुंह के किसी अवयव से, मतलब किसी पार्ट से टकरा कर आएगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वह प्राणवायु बाहर आएगी। तो हमने स्वर की दो डेफिनेशन जानी। वर्ण का उच्चारण, या ऐसे वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो वर्ण स्वर कहलाता है। दूसरी, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अर्थात क्या होता है? बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। बिना किसी, ऐसे लिख सकते हैं, स्वर बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। देखिए, वर्णों का उच्चारण करते समय, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अर्थात स्वर बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली वायु कहीं टकराकर नहीं आएगी, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बाहर आएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आई कि जी स्वर होते कितने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर की कुल संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन अगर हम बात करें लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। री को हम उच्चारण के आधार पर नहीं लेते। री एक ऐसा स्वर है जिसको हम उच्चारण के आधार पर नहीं लेते। कौन कौन से होते हैं? कुल देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये 11 के 11 स्वर हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, 11 के 11 स्वर हैं। देखिए, छोटा ई, बड़ा ई हम इनको सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन ये होता है ई। ये होगा ई, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा इसमें। ये होता है ऊ, और ये होगा ऊ। ठीक है, ये ए, आई, ये ओ, और ये आओ। ठीक है,
तो स्वर हो गए 11। स्वर कितने हो गए? 11 लिखा दिया जी मैंने। और जो ये री है ना, ये री जो है ये उच्चारण के आधार पर नहीं माना जाता, बाकी जो 10 है वो उच्चारण के आधार पर माने जाते हैं। ठीक बात है। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो थोड़ा सा बच्चों ने कभी पढ़ा नहीं था, वो एग्जाम में आया तभी हमको पता चला कि बताइए बनावट के आधार पर स्वर कितने होते हैं। बनावट के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो देख लो जी, बनावट इनकी दोनों की एक जैसी, इन दोनों की एक जैसी, ये देख लो, ये एक जैसा, ये एक जैसा और ये एक जैसा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपसे पूछता है कि बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 6 होती है। बनावट के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुल संख्या 11, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बनावट के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10। ठीक बात है, आगे चलते हैं। अब बात आई टाइप्स ऑफ स्वर। स्वर के प्रकार क्या क्या हैं? स्वर के प्रकार क्या क्या हैं भाई? स्वर के प्रकार क्या क्या हैं? सही बात है, देखते हैं आगे स्वर के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए, स्वर के जो प्रकार हैं वो हम 4-5 तरीके से पढ़ेंगे। कभी हम पढ़ेंगे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने टाइप्स के स्वर होते हैं। कभी हम पढ़ेंगे होठों की गोलाई के आधार पर कितने स्वर होते हैं। कभी हम पढ़ेंगे कि जी जीभ की स्थिति के आधार पर कितने स्वर होते हैं। तो और देखते रहिए, आगे बताऊंगा कि किसमें जो मुंह से निकलने वाली हवा है उसके आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन से स्वरों में या कौन से वर्ण में किनारों से होकर हवा आती है। तो इस टाइप से आपका वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो स्वरों को हम वर्गीकरण करना है, स्वरों का कि कौन से आधार पर कौन कौन से स्वर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने हैं कि मात्रा। मात्रा, मात्रा शब्द आते ही आपके दिमाग में एक चीजें आई। क्या चीजें आई? आपके दिमाग में चीज आई कि मात्रा क्या होती है। तो मैंने कहा जी उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो मात्रा होती है। किसी वर्ण का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं और उसका उच्चारण करने में जो समय लगता है वो मात्रा कहलाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले, एक नंबर डाल के करना है इसको, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक बात है। हमने देखा कि स्वर के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मात्रा या उच्चारण, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले आएगा ह्रस्व। इसका एक नाम और भी है लघु। इसका एक नाम और भी है जी मूल स्वर भी कह देते हैं जी हम इनको। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। ह्रस्व, लघु या मूल स्वर, ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा देखते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर। दीर्घ या गुरु स्वर। तीसरा देखते हैं जी प्लुत स्वर। ठीक है, स्वरों के प्रकार पढ़ रहे हैं और पहला टाइप पढ़ रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं,
ह्रस्व लघु या मूल स्वर एक, दूसरा दीर्घ या गुरु स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखते हैं क्या मामला है जी इनका। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में, ध्यान से सुनना, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं, ये लघु स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। देखिए, मूल स्वर का मतलब क्या है? मूल स्वर का तात्पर्य जानना होगा हमें। मूल स्वर का मतलब क्या है? मूल स्वर का मतलब है कि आरंभ में यही स्वर थे, बाकी जो स्वर बने हैं ना, वो सब इनमें ही जुड़ के बने हैं। इनमें चीजों को जोड़कर दीर्घ स्वर बनाए गए हैं। दूसरे मैं बताऊंगा, संधि में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के। जब संधि पढ़ाऊंगा ना, जब आपको समझ में आ जाएगा कि इनसे बाकी स्वर कैसे बने हैं। ध्यान रखना। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए केवल एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं, और इनको हम मूल स्वर कह देते हैं। ए, छोटा ई, छोटा ई, छोटा ऊ और री। अब बात आती है दीर्घ स्वर की। ऐसे स्वर, गौर से सुनना, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए दो मात्रा का समय लगता है, या ये कह दें कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से लघु स्वर से 2 गुना समय बता दो। या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए 2 मात्राओं का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? वो दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे? अब स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। तो एक बात बताओ, 4 तो यहां आ गए, तो बाकी कितने बचे? 7 के साथ यहां लिख दो। प्लुत जो है ना, प्लुत एक क्वालिटी है, गुण है इसका। ठीक है, ये 11 स्वर में नहीं आते। ठीक है, देख लो। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये आपका क्या है? ये दीर्घ स्वर हैं। अगर आपसे ह्रस्व स्वर की बात करता है एक मात्रा वालों की, तो ए, छोटा ई, छोटा ऊ, री। अगर दीर्घ स्वर की बात करता है तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इसे ई बोलेंगे, उसे ऊ बोलेंगे। थोड़ा सा उच्चारण में समय खींचेंगे। देखिए, ए जल्दी बोल गया। क्यों बोला जल्दी? क्योंकि एक मात्रा का समय लग रहा है। ई, उ, री। और जब इन्हें बोलेंगे दीर्घ वालों को, आ, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। आ, ई, उ, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। ए, आई, इनसे समय ज्यादा लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है। तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए आपका दीर्घ स्वर। सही बात है। बात आ जाती है भैया प्लुत स्वर की। किसकी बात आ जाती है? प्लुत स्वर की। ये इन 11 में शामिल नहीं होते, बल्कि इन 11 में से कुछ स्वर ऐसे हैं जिनकी संख्या 8 है। इन 11 में से 8 स्वर ऐसे हैं जिनको हम प्लुत बना सकते हैं। अब प्लुत कैसे बनाएंगे? उच्चारण को लंबा खींच के, उच्चारण को लंबा खींच के। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, जब स्वरों का उच्चारण करते समय उनके उच्चारण को लंबा खींचा जाता है, वो प्लुत की श्रेणी में आ जाते हैं। वो किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? प्लुत की श्रेणी में आ जाते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया बात कही जी यहां पे। क्या? जब प्लुत स्वर का प्रयोग कहां होता है, उपयोग कहां होता है? तो उच्चारण को लंबा खींचने में, किसी भी स्वर के उच्चारण को लंबा खींचने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। तो किसी भी स्वर का उच्चारण को लंबा खींचने में, किसी भी स्वर के उच्चारण को लंबा खींचने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ठीक बात है। प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? प्लुत स्वर की संख्या है 8। यह आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज को। प्लुत स्वर की संख्या कितनी है? प्लुत स्वर की संख्या होती है 8। अर्थात 8 ऐसे स्वर हैं जिनको हम प्लुत बना सकते हैं, उच्चारण को लंबा।
उच्चारण को लंबा खींचकर हम क्या बना सकते हैं, इन स्वरों में से 8 का ये हाल कर सकते हैं कि इनको लंबा खींच दो थोड़ा सा और इनको प्लुत में बना दो। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 8, कौन कौन से हैं? देखो देखो, ये 7 और ये ए, इनका हम प्लुत स्वर बना सकते हैं। इनके उच्चारण को लंबा खींच दिया जाए तो इसको प्लुत स्वर को हम क्या, इन स्वर को हम प्लुत स्वर बना सकते हैं। अब आप ये कहोगे जी बताओ इन विचारों का क्या होगा, ये क्यों ना बने जी, ये क्यों ना बने? तो मैं आपसे कहूंगा, अगर हमने ई में हमने बोला ई, थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश करी तो ये ई, ये वाला ई बन गई। इसको लंबा खींचने की कोशिश करी तो ऊ, ये वाला ऊ बन गया। समझ रहे हो ना? तो हमने क्या देखा, ये जो स्वर हैं, ये 3 जो स्वर हैं, इन्हें अगर हम थोड़ा लंबा खींचेंगे तो ये अपने दीर्घ वाले में आ जाएंगे, और जो ए है वो नहीं खींचेगा, वो दीर्घ वाले में नहीं आएगा। ए, अब ए का आ थोड़ी बन सके, ए, ठीक है ना? तो ए भी प्लुत स्वर में आ सकता है, और बाकी ये जो 7 हैं ये भी। तो प्लुत स्वर की टोटल संख्या कितनी हुई? 8 हुई। अर्थात इन सारे जो स्वर हैं ये 8 के 8, इन्हें हम प्लुत स्वर बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्लुत स्वर होते हैं उनके साइन क्या क्या होते हैं। एक तो साइन होता है जी ये, और एक साइन होता है ये होता है 3 मात्रा का साइन। अर्थात हमें किसी भी स्वर का प्लुत बनाना है तो हमें ये साइन लगा देने हैं, ये मात्रा लगा देनी है, तो एकदम पता चल जाएगा कि हमें इसका उच्चारण थोड़ा लंबा खींचना है। ये है 2 मात्रा वाला। अब देखो, हमने लिखा ओम, एक ओम ये है, एक ओम ये है, एक ओम ये है। इसे बोल दिया हमने ओम, किसी को नाम से पुकारा ओम, लेकिन हम इसका मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे? ये दिख गया ना हमें, ये दिख गया भैया हमें, और जैसे हमें ये दिखा तुरंत समझ जाओ 3 मात्रा का चिन्ह है। इसका मतलब इस ओ जो ओ है ना, इसे 3 मात्रा जितना खींचना है, ओम। ठीक है, मैंने लिखा राम, तो देखो 2 साइन लग गए, 2 मात्रा वाले दिख रहे हैं ना आपको? तो प्लुत स्वर का साइन लग गया, मात्रा लग गए, तो तुरंत हमने क्या सोचा, ये आ है, और आ को लंबा खींचा गया है। यहां पर आ को, यहां पर ओ को लंबा खींचा गया था इस 3 मात्रा के सहारे, और यहां पर इस साइन के सहारे, इस मात्रा के सहारे आ को लंबा खींचा गया है। तो हमने कहा राम, तो ये भी क्या है? प्लुत का चिन्ह है, ये भी प्लुत चिन्ह है। मैंने एक लिखा राधे, तो इसमें क्या स्वर छिपा हुआ है? यहां आ छिपा हुआ था तो यहां ए छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है, और मैंने इसके आगे ऐसे कर दिया। तुरंत समझ जाओ कि जी प्लुत का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब हमने इस ए को, जो ध में ए छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है, जो ध में ए छिपा हुआ है, हमने उसको इस चिन्ह के माध्यम से लंबा खींचने की कोशिश की है। तो ये क्या होगा? राधे। अगर हम सिंपल राधे लिखे तो हम बोलेंगे राधे, और हमने उनको बहुत अच्छे ढंग से प्यार में पुकारा, राधे। समझ गए ना? तो जैसे ही हमने इसको पुकारा तो प्लुत चिन्ह हमने जैसे ही लगाए तो तुरंत ये ए जो है ये प्लुत बन गया। ये क्या बन गया? प्लुत बन गया। तो मैंने आपको बताया 8 प्लुत स्वर होते हैं, अर्थात 11 स्वर में से 8 स्वरों को हम प्लुत बना सकते हैं। और प्लुत के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? ये और ये होते हैं। जैसे ही हमने किसी स्वर के आगे इसको लगाया तुरंत प्लुत बन गया, किसी स्वर के आगे इसको लगाया तुरंत प्लुत बन गया। ये बात तो हुई हमारी मात्रा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की। मात्रा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की बात हुई थी। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 2, जीव की स्थिति के आधार पर, जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक चीज बता रहा हूं, आपको किसी एक बुक में इतना मैटर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? केवल और केवल मेरे माध्यम से हिंदी करते रहो, और आपको ना दूसरी किताब खोलने की जरूरत है, और
ना कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत है, इतना मटेरियल एक जगह आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, केवल मेरे साथ ही बने रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जीभ मतलब कि जब हम कोई स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा चलता है, या हम कह सकते हैं कि कौन सा स्वर जीभ के कौन से हिस्से से बोला जाता है, इस प्रकार हमें वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण करेंगे हम लोग, वो तीन तरह से करेंगे। एक आ गया आपका अग्र स्वर, एक आ गया आपका पश्च स्वर, एक आ गया आपका अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ठीक है। जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए या जिनका उच्चारण हम जीभ के अगले हिस्से से करते हैं। तो बोल के देख लो आप लोग, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से बोल के देखिए, ई उ री, नहीं, ई ए आई री, हां ये है। बोल के देखा करो, पता चल जाएगा। ई ए आई री, ये आपके होते हैं अग्र स्वर। ये आपके क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं जी। मतलब जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे ना, तो जो हमारी जीभ है उसका अगला हिस्सा हिलेगा, अगले हिस्से से बोले जाएंगे। बात आती है पश्च स्वर की, पहले मध्य स्वर की बात कर लेते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बिल्कुल जीभ के मध्य से होता है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य से होता है, ऐसा केवल एक ही स्वर है। सही बात है। तो अग्र स्वर कौन कौन से हुए, ई ए आई री। लेकिन अगर हम बात करें मध्य स्वर कौन से होते हैं, तो मध्य स्वर कौन से होते हैं, तो मध्य स्वर हो जाएगा आपका ए। पश्च स्वर की बात करते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से किया जाता है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से किया जाता है, क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं पश्च स्वर। कौन कौन से हो गए, देख लो, 5 ही हो गए, एक ही हो गया, तो कितने बचे, 5 ही बचे। कौन कौन से होंगे, आ हो जाएगा, ई ए आ गया, ऊ कर लो, ए आई आ गया, ओ आऊ कर लो, ठीक बात है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार हो गए, जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आगे चलते हैं। अब नंबर 3 की बारी आती है जी। अब हमने कहा कि जी मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के, ये कह सकते हैं कि मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति कैसी बनती है, ठीक है। तो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय कम मुंह खुलता है, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय ज्यादा मुंह खुलता है। तो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं जी आपका 4। एक होते हैं संवर्त, एक किसी का छोटा भाई होता है अर्ध संवर्त, एक होता है आपका विवर्त, और एक विवर्त का छोटा भाई अर्ध विवर्त। ठीक है जी। संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर। कुछ बुक में आपको केवल 2 टाइप मिलेंगे, संवर्त और विवर्त, ठीक है। ध्यान रखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए बहुत कम मुंह खुलता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए बहुत कम मुंह खुलता है, वो क्या कहलाते हैं, संवर्त स्वर कहलाते हैं। बोल के देख लो, ई ऊ री। अब देखो, हमने बोला ई आ, मुंह ज्यादा खुला,
ए, मुंह ज्यादा खुला। लेकिन ई, ऊ और री, ये बोल के देख लेना आप लोग, ये क्या हो गए, इनमें बहुत कम मुंह खुल रहा है, तो ये आएंगे संवर्त स्वर की श्रेणी में। किसमें आएंगे दोस्तों? संवर्त स्वर की श्रेणी में आएंगे। ई, ऊ, री। अर्ध संवर्त कौन से होंगे? अर्ध संवर्त ये होंगे कि जी इनसे थोड़ा सा फालतू मुंह खुल रहा होगा, इनसे थोड़ा सा फालतू मुंह खुल रहा होगा। कौन से हैं वो? ए हैं और ओ है, ए है और ओ है। विवर्त जिनमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है वो कौन सा होता है? आ। अर्धविवर्त जिनमें विवर्त से थोड़ा कम खुलता है वे कौन से हो जाएंगे? देख लो कौन कौन से बचे। आई बचा और आओ बचा। तो मुंह खुलने के आधार पर मैंने आपको 4 भागों में वर्गीकृत किया है स्वरों को। संवर्त ई, ऊ, री, अर्ध संवर्त ए और ओ, विवर्त आ और अर्धविवर्त आई और आओ। इसमें मुंह कम खुलेगा जी और इसमें मुंह ज्यादा खुलेगा। इसमें थोड़ा इससे ज्यादा खुल जाएगा और इसमें इससे थोड़ा कम खुलेगा। क्लियर बात है? चलिए आगे आ जाते हैं। 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप जो है वो है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, या ये कह दो कि होठों की गोलाई के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ क्या होते हैं? होठी तो होते हैं। ओष्ठ की आकृति या होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं जी। एक होते हैं वृत्ताकार, जिन्हें व्रतमुखी भी कह देते हैं, इन्हें व्रतमुखी भी कह देते हैं, वृत्ताकार। और दूसरे होते हैं अवृत्ताकार, अवृतमुखी, अवृत्ताकार। एक वृत्ताकार होते हैं और एक अवृत्ताकार होते हैं। एक वृत्ताकार होते हैं और एक अवृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं? बोल के देख लो। ए, आ, ई, ऊ। देखो गोलाई आई ना मुंह पे, ऊ ले लिया जी, ऊ ले लिया भैया, आ गया ऊ। जब छोटा हुआ तो बड़ा ऊ भी आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ए, आई, नहीं हुआ मुंह गोल। ओ, आओ, हो गया ओ, आओ। और जो बाकी बचे वो क्या हो गए? अवृत्ताकार। जिनमें मुंह गोल हो जाता है, जिनमें होठ जो है गोल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। और जिनमें गोल नहीं होते वो क्या होते हैं? अवृत्ताकार होते हैं। ए, आ, ए, आई, री, ओ नहीं आएगा, वो ऊपर आ गया। और कौन कौन से बचे? ए, आ, ई बच गया, ई बच गया आपका, और बड़ा ई बच गया। ठीक बात है। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर कौन कौन से हुए? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिनमें गोल हो जाता है भैया सीधा सीधा लिख दो, ओ आओ। और जिसमें गोल नहीं हुआ वो क्या होंगे? वो अवृत्ताकार होंगे। एक चीज और देख लेते हैं स्वर में ही, आपका स्वर फिर कंप्लीट हो जाएगा। एक आते हैं पार्श्विक स्वर। देख लेना, कुछ बचेगा नहीं। स्वर की वीडियो है, कुछ नहीं बचेगा। आप चाहे चेक कर सकते हैं किताब या नोट्स में जाके। ठीक है, बिल्कुल बेस से लेके एडवांस तक लेके जा रहा हूं। एक होता है पार्श्विक स्वर, एक होता है लुंठित स्वर। मैं बताऊंगा बाद में आने वाले टाइम में, जब आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा कि पार्श्विक क्या होते हैं, लुंठित क्या होते हैं। पार्श्विक वो होते हैं जब जीभ हमारी ऊपर टकरा जाती है और जो हवा है वो कोनों से, देखो जैसे हमने बोला इसमें ले बोला, ले, तो ले पे जीभ ऊपर टक जाएगी, ले। और जो हमारी जो निकलने वाली वो वायु है, प्राण वायु है, वो जीभ के कोनों से निकलती है, तो इसलिए पार्श्विक कहते हैं। बताऊंगा मैं आगे पार्श्विक स्वर कौन से होते हैं, लुंठित कौन से होते हैं, और एक आते हैं आपके अर्ध स्वर कौन से होते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा यहां से। पार्श्विक स्वर केवल एक होता है दोस्तों, पार्श्विक स्वर केवल एक होता है, वो होता है ले।
लुंठित होता है रे, और अर्ध स्वर कौन से होते हैं, ये और वे। अब आप कहोगे जी ये तो स्वर में बताए ना थे आपने, ये तो आपने स्वर में बताए नहीं थे कि ये स्वर हैं, ये तो व्यंजन होंगे, स्वर तो 11 ही हैं, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं, ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन में पढ़ाऊंगा आगे। ये ऐसे व्यंजन हैं जो स्वरों के भी कुछ गुण प्रदर्शित करते हैं, कुछ गुण स्वरों के भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ल किसमें आ गया, पार्श्विक स्वर में, लुंठित स्वर में र आ गया, और आधे स्वर में कौन से आ गए, ये और वे आ गए। ठीक है, ठीक है। हम इनको अर्ध स्वर मानते हैं, हम इनको, हालांकि ये स्वर नहीं होते, ये व्यंजन हैं, लेकिन हमने क्या काम किया, हमने इनको स्वरों की कैटेगरी में ही बांट दिया, बांट के देख रहे हैं। अर्ध स्वर मतलब स्वरों के कुछ गुण प्रदर्शित करते हैं, ये और वह। लुंठित कौन से होते हैं, र, और पार्श्विक कौन से होते हैं, ल। क्लियर बात है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहां दिमाग नहीं लगाना कि ये तो व्यंजन है और स्वर में है, पर ये ध्यान रखना है पार्श्विक कौन से होते हैं, ल, लुंठित कौन से होते हैं, र, और अर्ध स्वर कौन से होते हैं, अर्थात आधे स्वरों के कौन गुण प्रदर्शित करता है, तो वो होते हैं ये और वे। सही बात है, ठीक है। चलिए, तो देखिए आज हमारा स्वर कंप्लीट हो गया। इससे पहले वीडियो में मैंने भाषा का परिचय कंप्लीट करा दिया था, और इस वीडियो में मैंने आपको स्वर कंप्लीट करा दिए। एक भी क्वेश्चन यहां से ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपको अलग मिल जाए, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ रह गया हो, तो मैं अगली वीडियो में उसको लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, तो टेंशन नहीं लेना किसी चीज की। अगर कुछ रह गया तो मैं अगली वीडियो में उसको करा दूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ गलतियां हो वो बताएं। मतलब यह है कि आपको कमेंट जरूर आना चाहिए वीडियो के संदर्भ में। दूसरी चीज मैं जो आपको बता रहा हूं, आप जब पूरी हिंदी पढ़ लेंगे, आप फर्क देखना कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, मैं ये नहीं समझूंगा कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूं ये है, लेकिन मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, और इस मेहनत का आप फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं व्यंजन के साथ, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।